हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बीहोल्ड। इस कहानी की शुरुआत रेबेका से होती है, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें वो खुद, उसका पति पीटर और उनका बेटा शामिल थे। वो तीनों एक दूसरे के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। पीटर एक चर्च में काम करता था और उसका मानना था कि रेबेका और उनका बेटा भी उसके साथ मिलकर भगवान में विश्वास रखने वाले लोगों की मदद करे। रेबेका को पीटर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना सवाल किए उसकी हर बात मान ली और अपने बेटे के साथ चर्च जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने रेबेका की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। पीटर अपने बेटे को एक कैंप में लेकर गया था, लेकिन वापस आने के कुछ समय बाद ही उनका बेटा अपनी जान ले लेता है। इस घटना ने रेबेका को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। वो खुद को बिल्कुल अकेला और खाली महसूस करने लगती है। धीरे धीरे वो चर्च जाना भी छोड़ देती है। अपने दर्द को भुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेने लगती है, जबकि दूसरी ओर पीटर, जो समाज में एक इज्जतदार इंसान माना जाता था, रेबेका की इस हालत से परेशान होने लगता है। एक दिन वो साफ शब्दों में रेबेका से कह देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। अगर तुमने खुद को संभाला नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। रेबेका पीटर से बहुत प्यार करती थी और उसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तय कर लेती है कि अब वो वही करेगी जो पीटर चाहता है। इसके बाद पीटर रेबेका के काउंसलिंग की जिम्मेदारी अपने चर्च में काम करने वाले दोस्त मैरी को सौंप देता है और खुद दूसरे घर में रहने चला जाता है। उसका कहना था कि जब तक रेबेका पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उससे नहीं मिलेगा। समय बीतता जाता है और लगभग 1 साल गुजर जाता है। इस 1 साल में रेबेका की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। वो अब नशा तो नहीं करती, लेकिन उसे अजीब अजीब वहम होने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि उसके घर में कोई अनजान आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है और उसको मारना चाहता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि रात में कोई चुपके से उसके घर में घुस आता है और फिर पीटर के ऑफिस में बैठ जाता है। रेबेका ये सब बातें सबको बताने की कोशिश करती है। वो फोन कर पीटर से बात करती है, मैरी को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। मैरी उसे समझाने के बजाय सिर्फ यही कहती है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। पीटर तो उल्टा उस पर शक करने लगता है। वो कह देता है कि मुझको लगता है कि तुम अब भी नशा कर रही हो। जब हर कोई एक ही बात कहता है तो धीरे धीरे रेबेका खुद भी यही मानने लगती है कि शायद ये सब उसका वहम है और ये सब जो कुछ भी उसको दिख रहा है वो शायद डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हो रहा है। अब कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर एक दिन उसे फिर से जोरदार एहसास होता है कि कोई उसके घर में घुस आया है और इस बार वो पीटर के ऑफिस के अंदर ही है। डर के मारे वो पीटर को फोन करती है, लेकिन पीटर कॉल नहीं उठाता। घबराहट में वो उसको मैसेज भेजती है कि मुझे लग रहा है कि कोई चोर घर में घुस आया है और अगर वो सामने आया तो मैं उसको मार दूंगी। रेबेका बुरी तरह डर चुकी होती है। वो एक गन उठाकर अपने बेड पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी उसे फिर से दरवाजे के पास किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत गन लेकर बाहर आती है, लेकिन सामने पीटर खड़ा होता है। पीटर को देखकर रेबेका और भी घबरा जाती है। वो भागते हुए नीचे जाती है और पीटर से कहती है कि मेरी बात मानो, कोई हमारे घर में घुस आया है और वो मुझको मारना चाहता है। इस बार पीटर उसकी बात मान लेता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है। वो हर कमरे को चेक करता है, अपना ऑफिस भी देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। ये सब देखकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो रेबेका के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो ये कहता है कि तुम अब भी ठीक नहीं हुई हो और ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अब यहीं से ये कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। पीटर गुस्से में रेबेका से कहता है कि तुम्हारी आदतें अब तक नहीं बदली हैं। तुमने नशा पूरी तरह छोड़ा ही नहीं है और उसी का असर तुम्हें अब ये दिखा रहा है। इस पर रेबेका उसको समझाते हुए कहती है कि पिछले पूरे 1 साल से उसने किसी भी तरह का नशा नहीं किया है। वो ये भी बताती है कि मैरी लगातार उसकी काउंसलिंग कर रही है और उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। रेबेका रोते हुए पीटर से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और खुद को सिर्फ उसी के लिए बदल रही है, लेकिन पीटर उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता है। वो गुस्से में घर से निकलते हुए कह देता है कि अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। अगर तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रेबेका गार्डन की सफाई कर रही होती है। तभी उसे फिर से एहसास होता है जैसे घर के अंदर कोई साया है।
जो उसे लगातार देख रहा है। इसी बीच मैरी उसके घर आती है और रेबेका उसे अपने डर के बारे में बताती है, लेकिन मैरी उसकी बात को हल्के में ले लेती है। वो उसको समझाने के बजाय बाइबल की आयतें पढ़ने लगती है, जहाँ बातों ही बातों में रेबेका के फोन पर पीटर का मैसेज आता है कि वो आज उससे मिलने आने वाला है। ये मैसेज पढ़ते ही रेबेका खुशी से भर जाती है, क्योंकि वो इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। रेबेका पूरे जोश के साथ घर को साफ करती है, वो थोड़ा सजाती है और पीटर के पसंदीदा खाने की कई चीजें बनाती है। रात होते होते वो तैयार होकर पीटर का इंतजार करने लगती है और आखिरकार पीटर घर पहुंच जाता है। रेबेका बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि पीटर उससे मिलने नहीं बल्कि उसे तलाक के कागज देने आया होता है। वो साफ कह देता है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो उसको साइन करने को कहता है। ये सुनते ही रेबेका टूट जाती है। वो पीटर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि उसने उसके लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया है। वो नशा छोड़ चुकी है, सारी बुरी आदतें उसने छोड़ दी है। अब तो वो उसके साथ चर्च भी जाने को तैयार है। लेकिन पीटर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी बात पर उन दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। पीटर गुस्से में कह देता है कि वो उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उनके बेटे की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। ये सुनकर रेबेका भड़क जाती है और जवाब देती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा तुम्हारे साथ कैंप गया था और तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि कैंप जाने से पहले वो कितना खुश था। फिर आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान ले ली। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं और आखिर में पीटर साफ कह देता है कि जो भी हुआ है उसका फैसला अब बदलने वाला नहीं है। रेबेका की जिंदगी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसके माता पिता पहले ही नहीं थे, बेटा मर चुका था और अब पति भी उसको छोड़ने जा रहा था। उसको लगने लगता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। इसी टूटे हुए हालात में वो ड्रॉअर से पिस्टल निकालती है, उसे अपने सर पर रखती है और खुद को मारने की धमकी देने लगती है। अब इसी बीच अचानक से घर के अंदर से एक बेहद डरावनी चीख गूंजती है। उस आवाज को सुनकर रेबेका और पीटर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाती हैं। वो चीख किसी इंसान की नहीं लगती थी। पीटर को भी अब साफ महसूस हो जाता है कि घर में कोई और ताकत या बहुत कुछ डरावना मौजूद है। डर इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों वहीं पर खड़े रह जाते हैं। रेबेका कांपती आवाज में पीटर से कहती है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था, इस घर में कोई साया जरूर है, कोई मौजूद है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने खुद वो आवाज सुन ली है। रेबेका की बात सुनकर पीटर पूरा घर चेक करने लगता है। वो हर कोने को देखता है, लेकिन उसे घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। काफी देर तक पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिलता। पीटर को लगने लगता है कि शायद ये उन दोनों की कोई गलतफहमी थी, लेकिन रेबेका डरी हुई आवाज में उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे हों। वो साफ कहती है कि इस घर में सच में कोई है, एक ऐसा साया जो तुम्हारे जाने के बाद से यहीं रह रहा है। रेबेका बताती है कि वो साया कई बार उसे मारने की कोशिश कर चुका है और लगभग हर वक्त उसका पीछा करता रहता है। उसी डर की वजह से वो घबराई रहती थी और सबको लगता था कि वो नशा कर रही है, लेकिन पीटर फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। रेबेका बहुत डर चुकी होती है, इसलिए वो पीटर से हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अब थोड़ा सोचने के बाद पीटर मान जाता है और वहीं रुकने का फैसला करता है। रेबेका उसके लिए खाना परोसती है। अब जैसे पीटर खाना खाने लगता है, रेबेका देखती है कि अचानक से पूरा खाना काला पड़ गया है और पीटर का चेहरा भी अंदर से काला होता हुआ दिखने लगता है, जैसे वो खुद किसी दानव में बदल रहा हो। ये देखकर तो रेबेका और ज्यादा डर जाती है, लेकिन अगले ही पल पीटर उसको बुलाकर अपने पास बैठा लेता है। रेबेका देखती है कि पीटर फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। पीटर उसको समझाता है कि वो कुछ ज्यादा डर गई है और हर बात को दिमाग पर हावी कर रही है। वो कहता है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहता है कि चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेबेका मान जाती है और वो दोनों साथ बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी अचानक रेबेका की नजर ऊपर पीटर के ऑफिस की तरफ जाती है। वो देखती है कि ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है और कोई चीज अंदर घुस आई है। ये देखकर रेबेका जोर से चीख पड़ती है। पीटर भी दरवाजा बंद होने की आवाज सुन लेता है और इस बार उसे भी रेबेका की बात पर यकीन होने लगता है। वो बंदूक लेकर ऊपर जाता है और अपने ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाए दरवाजा खुलता ही नहीं है।
तब पीटर को एहसास होता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक ताकत मौजूद है। पीटर दरवाजे को पकड़े हुए प्रार्थना पढ़ने लगता है और तभी अंदर से फिर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। आवाज इतनी डरावनी होती है कि पीटर और रेबेका दोनों कांप जाते हैं। पीटर जमीन पर गिर पड़ता है और घर में लगी तस्वीरें और सामान अपने आप गिरने लगते हैं। अब रेबेका को पूरा यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई शैतानी ताकत है जो नहीं चाहती कि वो दोनों यहाँ पर रहे। वो समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पर रुके तो उनकी जान भी जा सकती है। रेबेका पीटर का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। पीटर बाहर तो आ जाता है लेकिन घर छोड़ने से वो मना कर देता है। वो रेबेका से कहता है कि सोचो ये सब मेरे ही घर में क्यों हो रहा है। क्या ये भगवान की तरफ से कोई इशारा है? शायद भगवान मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की जिम्मेदारी। वो कहता है कि वो अंदर जाएगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर ये चीज क्या है और वो उनसे क्या चाहती है। रेबेका उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब पीटर नहीं मानता तो वो उसे अकेले जाने नहीं देती और डरते डरते उसके साथ जाने का फैसला करती है। अब जैसे ही पीटर दोबारा ऑफिस के दरवाजे को छूता है और हैंडल घुमाता है तभी बाहर जोरदार बिजली गिरती है और गार्डन में आग लग जाती है। ये देखकर रेबेका डर के मारे बाहर भागती है और आग बुझाने लगती है। अब वो किसी भी हाल में वापस अंदर नहीं जाना चाहती है। वो पीटर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पीटर को लगता है कि ये सब भगवान के संकेत हैं। वो कहता है कि भगवान ने उसे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है और वो उसे पूरा कर ही रहेगा। रेबेका समझ जाती है कि इस घर की उस ताकत ने पीटर के दिमाग पर भी असर डाल दिया है, इसीलिए अब वो किसी की भी बात को नहीं सुन रहा है। मजबूरी में रेबेका को वहीं उसके साथ रुकना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब रेबेका बाथरूम जाती है तो वहाँ पर बाथटब से एक बेहद डरावना काला और बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो उसका गला दबाने ही वाला होता है कि तभी बाहर से कांच टूटने की तेज आवाज आती है। वो काला हाथ अचानक से गायब हो जाता है। रेबेका घबराकर बाहर आती है और देखती है कि पीटर ने अपने हाथ से शीशा तोड़ दिया है। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं और वो उन्हीं कटे हुए हाथों से बहते खून से उस कमरे के दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बना रहा होता है। घबराई हुई रेबेका पीटर से पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब पीटर बड़े अजीब और शांत लहजे में कहता है कि उसे अब समझ आ गया है। उसने कहा है कि उस दरवाजे के पीछे कोई भयानक चीज नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। वही फरिश्ते जो उसके पास आए हैं उसे खास बनाने के लिए, वो उसको ताकत देने आए हैं। पीटर कहता है कि उन फरिश्तों ने उसे एक काम सौंपा है और उस काम के लिए खून देना जरूरी है। वो कहता है कि देखो मैंने अपना खून दे दिया है और अब मुझे मेरी शक्तियाँ जरूर मिल जाएगी। ये सुनकर रेबेका पूरी तरह टूट जाती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि पीटर अब होश में नहीं है क्योंकि कोई भी भगवान या फरिश्ता कभी खून की कुर्बानी नहीं मांगता। इसी बीच अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उस बंद दरवाजे के नीचे से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। अब रेबेका को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई ईश्वरीय ताकत नहीं बल्कि शैतानी शक्ति है और इस बार वो ताकत पूरी तरह उनके घर में उतर आई है। वो रोते हुए पीटर से मना करती है कि खून मत दो, लेकिन पीटर उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजे के नीचे खून डाल देता है। अब जैसे खून अंदर जाता है काली शक्तियाँ बाहर निकलती हैं और पल भर में कमरे में टंगा क्रॉस उछलकर दूर जा गिरता है। उसी पल पीटर के अंदर अजीब ताकतें भर जाती हैं। रेबेका देखती है कि पीटर के जख्म अपने आप भर रहे हैं और वो पागलों की तरह हंसने लगा है, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियाँ वो संभाल नहीं पाता और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रेबेका समझ जाती है कि अब वो घर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। किसी तरह वो पीटर को संभालती है और उसे अपनी दोस्त मैरी के घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो पूरी कहानी बताती है, लेकिन मैरी को यकीन ही नहीं होता कि कोई साया या शैतानी ताकत सच में हो सकती है। रेबेका कहती है कि उनका घर शापित है, जबकि पीटर अब भी यही मानता है कि उसे फरिश्तों ने ताकत दी है। मैरी दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि जरूर उस घर में कुछ तो है जिसने इन दोनों को हिला दिया है। जिसके बाद रात को सोते वक्त रेबेका को फिर से वही घुटन महसूस होती है जैसे कोई अदृश्य चीज उसका गला दबा रही हो। डर के मारे उसकी नींद खुलती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। वो घबरा कर पीटर के कमरे में जाती है, मगर वहाँ ना तो पीटर होता है और ना ही मैरी। तभी उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है कि कहीं पीटर मैरी को अपने घर तो नहीं ले गया।
इसलिए बिना वक्त गवाए रेबेका वापस उसी डरावने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर के बाहर से वो देख लेती है कि अंदर मैरी और पीटर किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं। ऊपर पहुंचते ही रेबेका चिल्लाकर पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पीटर रेबेका को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो उसको सच्चाई बताएगा। वो मान लेता है कि ये ताकतें भगवान की नहीं बल्कि शैतान की है। वो उसको ये भी बताता है कि ये ताकतें उसके साथ बचपन से है। उसने हमेशा से इनकी पूजा की है और अब चाहता है कि रेबेका भी ऐसा ही करे। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपना खून देना है और बदले में ये शक्तियाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगी। वो मैरी की तरफ इशारा करता है और कहता है देखो वो भी मान गई है। वो वहाँ से भागना चाहती है लेकिन पीटर उसको पकड़ लेता है। मैरी उसको डराते हुए कहती है कि मना मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। फिर वो रेबेका को याद दिलाती है कि उसका बेटा भी इसी तरह मना कर रहा था और वो फिर मारा गया। ये सुनते ही रेबेका को समझ आ जाता है कि उसके बेटे की मौत के पीछे भी यही लोग थे। पीटर कहता है कि पहले मैरी खून देगी। रेबेका आंखें बंद कर लेती है लेकिन तभी पीटर बंदूक निकालकर उसको रोक लेता है। मैरी अपने हाथ की नस काटती है और खून दरवाजे के नीचे डाल देती है। खून ज्यादा बह जाने से मैरी वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसी पल काली परछाई उसे दरवाजे के नीचे खींच लेती है। ये देखकर रेबेका की हालत खराब हो जाती है। वो जान बचाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन पीटर अब सीढ़ियों का इस्तेमाल किए बिना ही उसके सामने आ खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह दानव बन चुका होता है। डर के मारे रेबेका खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से पीटर उससे कहता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, जितना भागना है भाग लो, आखिरकार तुम्हें खून देना ही पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने बेटे की कहानी बताता है कि कैसे वो उसको कैंप लेकर गया था और इन ताकतों की महानता समझाना चाहता था लेकिन इनके बेटे ने रेबेका की तरह मना कर दिया था और तब दानव के कहने पर उसने अपने ही बेटे को मार दिया। ये सुनकर रेबेका का डर गुस्से में बदल जाता है। वो बदला लेने का फैसला कर लेती है। वो दरवाजा खोलती है और पीटर से कहती है कि वो तैयार है खून देने के लिए। वो दोनों ऊपर ऑफिस में जाते हैं। पीटर उसको रस्म समझाने लगता है लेकिन तभी रेबेका मौका देखकर पीटर की बंदूक उठाती है और सीधा उसको गोली मार देती है। अब जैसे ही पीटर दम तोड़ता है उसी पल पूरा घर एक बार फिर से जोर से कांपने लगता है। अचानक से वही दरवाजा दोबारा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से काली डरावनी ताकतें बाहर निकलती है। वो ताकतें जमीन पर पड़े घायल पीटर को पकड़ती है और उसको घसीटते हुए दरवाजे के अंदर ले जाती है। दरवाजे के उस पार उसके साथ क्या हुआ ये साफ दिखाया नहीं जाता है लेकिन कुछ ही पलों के बाद घर के अंदर से एक बेहद चीख सुनाई देती है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस डरावनी आवाज के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। घर फिर से वैसा ही नॉर्मल लगने लगता है जैसे यहाँ पर कुछ भी हुआ ही ना हो। तभी रेबेका को समझ आ जाता है कि पीटर के मरते ही वो शैतानी ताकतें भी इस घर को छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि वो सारी काली शक्तियाँ असल में पीटर की वजह से ही इस घर में थी। अब घर में कोई साया नहीं था, कोई डर नहीं था। रेबेका पूरी तरह सुरक्षित थी लेकिन वो अब बिल्कुल अकेली थी। आखिरकार रेबेका ये फैसला करती है कि अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही जिएगी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बीहोल्ड की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।